नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। आपके सामने अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और अब सारा फोकस जो है राजस्थान और तेलंगाना पर सिमटने वाला है। फिलहाल राजस्थान में तमाम फोकस है। आपको नजर ही आ रहा होगा कि तमाम दलों के नेता, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, तब सब ने वहां पर डेरा जमाया हुआ है। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, आज खड़गे वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह से वो वार कर रही है कांग्रेस पर, उसका पलटवार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि प्रियंका गांधी जब कल राजस्थान में मौजूद थी तो कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किस तरह से बिखरी हुई है, उसका नेतृत्व किस तरह से बिखरा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया, आड़े हाथों लिया। उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये शेयर किया गया है कांग्रेस के हैंडल से। सुप्रिया शिनित ने ये शेयर किया है वीडियो और इस वीडियो में साफ तौर पर आपको जेपी नड्डा दिख रहे हैं, वसुंधरा राजे दिख रही हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत दिख रहे हैं इसमें। और इसको ट्वीट करते हुए इस वीडियो को लिखा है यहाँ पर सुप्रिया शिनित ने ट्वीट किया है। उस पर उन्होंने लिखा है, ये वीडियो जयपुर में भाजपा के जुमला पत्र लॉन्च का है। वसुंधरा जी के हाथ से पोस्टर क्या छीना गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उन्होंने पोस्टर उठाने से ही इनकार कर दिया। ये चले हैं लड़ने एक संगठित, समर्पित, सशक्त कांग्रेस से, काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। तो इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोस्टर उनको दिया गया, जहां पर जिन योजनाओं की घोषणा की जा रही है, संकल्प पत्र जो लॉन्च किया गया है, वो एक पोस्टर जो हाथ में है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे वसुंधरा राजे को पहले दिया जा रहा है और वसुंधरा राजे से फौरन गजेंद्र सिंह शेखावत जो है एक तरह से छीन लेते हैं और फिर दूसरा पोस्टर जब उनको दिया जाता है तो वो उसे लेने से ही मना कर देती हैं और पूरे जो हाव भाव हैं वसुंधरा राजे के, उसको भी देखा जा सकता है उनके चेहरे से। हालांकि ये वीडियो की पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन ये साफ तौर पर वीडियो में कुछ छुप नहीं रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और ये वीडियो ट्वीट किया गया है सुप्रिया शिनित की तरफ से, कांग्रेस की नेता की तरफ से। तो इसी को लेकर आप ये देखिए लगातार जो है कटाक्ष किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर इसको लेकर कटाक्ष किया है और सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि दूर से भी आप देखें, दूरबीन से आप नरेंद्र मोदी शायद ये देखने की कोशिश करें कि कोई नेता उनको मिल जाए जिसको वो सीएम की कुर्सी पर बिठा दें। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरे तरीके से मुद्दा विहीन है और बिखरी हुई है। सुनिए आप क्या कहा प्रियंका गांधी ने। राजस्थान की जो भाजपा है एकदम बिखरी हुई है। मोदी जी इतना दौरा कर रहे हैं, इतने भाषण देते हैं, कहां की बातें करते हैं, विकास की तो नहीं करते। आपको कभी ये मिसाल नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में देखो हमने कितना काम किया। मैं यहाँ खड़ी होकर दे सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि अपने प्रदेश में कितना हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, राजस्थान में कितना हो रहा है। वो नहीं कह सकते। वो कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली डायरी की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि वैसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ढूंढते वो तो अपना सीएम फेस ढूंढ रहे हैं, अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा। आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं, अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। तो आपने देखा प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर एक तरह से लोगों को ये बताया कि वो अपने नाम पर और उनकी गारंटी पर वो जो वोट मांग रहे हैं, क्या वो आके यहाँ पर सीएम बनेंगे? जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री हैं तो केंद्र में ही रहेंगे, तो सीएम का चेहरा कौन है, इसको लेकर लगातार सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सामने बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत ही सीएम का चेहरा है राजस्थान में
और अगर एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आती है तो अशोक गहलोत बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर स्टेट में ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है। और इस एक और बात जो मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि अभी आप ये देखें कि एक अलग तरह की राजनीति जो नजर आ रही है वो ये कि एक तरफ एक वेलफेयर स्टेट का सपना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो क्या क्या काम आपके लिए किए जाएंगे। प्रियंका गांधी कह रही थी कि अशोक गहलोत कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। और वो तमाम पॉलिसीज जो 7 गारंटी है उसकी बात की और उससे पहले जो 5 साल में काम किए हैं उसकी बात की। तो यहाँ पर फर्क महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी जब आते हैं तो वो ये सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं ये उनकी गारंटी है, उन्होंने कह दिया तो 100% गारंटी है ये, वो यही बार बार कहते हुए नजर आते हैं। 9.5 साल में लोगों ने देखा है कि कितनी गारंटी पर वो खरे उतरे हैं, वो एग्जाम्पल लोगों के सामने मौजूद है। और मोदी जी को ये लगता है कि शायद एक बार फिर से जनता उनको उनके चेहरे पर जिताकर भेजेगी। क्या गारंटियां दी जा रही हैं राजस्थान सरकार की तरफ से? प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से जनता के बीच में इसको रखा है, वो भी आप जरा सुनिए। यहाँ हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे, मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। तो यहाँ पर उन योजनाओं की बात उन्होंने की और साफ तौर पे बताया जा रहा है कि क्या क्या किया जाएगा और ये एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि इससे पहले क्या करके दिखाया। और आप कर्नाटका में, हिमाचल में, आप ये देखें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हमने ये करके दिखाया है और नए वादों के साथ हम फिर से आपके सामने आ रहे हैं। तो और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मैं जेपी नड्डा को सुन रही थी और जेपी नड्डा ने ये कहा कि राहुल गांधी जितना प्रचार करेंगे, जितना चुनावी रैलियां करेंगे, हमें उससे उतना ही फायदा होने जा रहा है। और यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे थे कि गारंटी की बात राहुल गांधी करते हैं, क्या उनकी मां उनकी खुद की गारंटी ले सकती हैं? तो आप ये देखें कि किस स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती हुई नजर आ रही है, किस तरह के पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, घबराहट साफ तौर पर दिख रही है। जो मुद्दे कांग्रेस उठाती है उसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आती है। अब देखिए ओबीसी का जिक्र जब से राहुल गांधी ने किया है तो अभी मैं सुन रही थी अमित शाह को, और अमित शाह ओबीसी की बात जो है वो करने लगे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, उनको इस तरह से दिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें क्योंकि झुंझलाहट भी आप ये देखिए कि जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो राहुल गांधी को गैर जरूरी बताने लगते हैं। और यही वजह है कि इससे साफ होता है कि उनकी बातें या कांग्रेस के जरिए कही गई बातें कितना असर कर रही हैं। राजस्थान में फिलहाल स्थिति क्या है? चंद दिन बचे हैं, 25 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी और उस दिन भी बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आखिर किस तरफ करवट ले रहा है ये पूरा सियासी घमासान। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ राजस्थान से सीधा अनिल शर्मा जी जुड़ गए हैं, जाना माना चेहरा है, राजस्थान पर बारीकी से उनकी नजर, पैनी नजर है। और इसके साथ ही बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पूरे एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, एक नेशनल पर्सपेक्ट में चीजों को वो देखते और समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगी, ये ताबड़तोड़ जो रैलियां हो रही हैं, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में हैं, राहुल गांधी पहले वहां थे, फिर तेलंगाना वो गए और अब फिर से उनकी वापसी राजस्थान की तरफ है। प्रियंका गांधी कल वहां पर थी, एक सहजता से, एक बहुत आराम से जिन बातों को वो करती हैं, कोई ताली पीटना नहीं होता, कोई एक्टिंग नहीं
नहीं होती है, बल्कि वो लोगों को एक तरह से समझाती हुई ज्यादा नजर आती हैं। रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, वो साफ तौर पर हमने देखा। क्या आपको लग रहा है कि वोटिंग से पहले ही रैलियों में भी रुझान कम से कम दिख रहे हैं? मैं बुशरा जी, रैली जब भी होती है मैं उसमें एक चीज देखना चाहता हूं, क्योंकि लोग कितने आ रहे हैं वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। मेन चीज है कि रैली में जो लोग आए क्या आपके भाषणों से जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे। जब भी मैं प्रियंका जी का, राहुल का, गांधी का शो देखता हूं उसमें साफ नजर आता है कि लोग उनकी बातों से जुड़ रहे हैं। और उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो पॉजिटिव बेसिस पे रैली अपना एड्रेस देते हैं, अपना संबोधन देते हैं रैलीज के अंदर। और उसी तरफ अगर आप जाएंगे, आज प्राइम मिनिस्टर भी अभी भरतपुर हैं, नागौर जाएंगे रैली को एड्रेस करने के लिए। वहां पे ऐसा लगता है जैसे बहुत नेगेटिव प्लेटफॉर्म पे एक आप एड्रेस कर रहे हो, आपके जितने भी रैली में अटेंडीज हैं उनको आप नेगेटिव चीजों में बात करते हो। पॉजिटिव चीजें आप कभी बात नहीं करते कि विकास के लिए आपका क्या प्लान है राजस्थान का, या वसुंधरा जी जब 2013 से 18 सीएम थी उन्होंने क्या क्या करा था और उससे हम बेहतर योजना लाएंगे। एक भी वसुंधरा जी की योजना का नाम आज तक मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा ने नहीं लिया, और ये बड़ी कमजोरी है। मैं मानता हूं कांग्रेस जिस प्लान पे चुनाव लड़ रही है वो है सारा का सारा डेवलपमेंट प्लस 7 गारंटीज जो उन्होंने दी हैं, जिसका भी प्रियंका जी का आपने वीडियो भी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। उन गारंटीज पे चुनाव में जा रही है। देखिए अभी तक फॉर्मली मैनिफेस्टो कांग्रेस का नहीं आया, पर मेरा मानना है ये 7 गारंटी ही मैनिफेस्टो है उनका एक तरह से, क्योंकि अगर आएगा भी तो ये 7 गारंटी तो नहीं है, उसका पार्ट है, मेजर पार्ट है। मेरा मानना यह है कि जहां जहां प्रियंका जी गई, और आपको एक चीज बताता हूं मैं, प्रियंका जी की डिमांड राजस्थान में बहुत है। अब वो कितना टाइम या डिवोट कितना नहीं करेंगी ये आगे की बात है। आपने राहुल जी के लिए कहा, वो भी आ रहे हैं, वो शायद रोड शो भी प्लान कर रहे हैं, और शायद मोदी जी से एक दिन पहले प्लानिंग है उनकी रोड शो करने की। मोदी जी का अभी तक प्लान जो है 22 तारीख का है उनका जयपुर में, उनका शायद 21 तारीख। आगे आगे प्रोग्राम्स आएंगे, और आप देखिए कांग्रेस के सारे बड़ा नेता आ रहे हैं, और वो बात किस पे कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अशोक गहलोत ने जो 10 योजनाएं दी थी उनका बात करते हैं। वो कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, ज्यादातर वो अपने सीएम की योजनाओं को पॉपुलराइज करते हैं। अब चक्कर क्या, आप आज भी देखें जो भरतपुर में पीएम बोल रहे थे उसमें भी मुझे नहीं लगता, एक चीज वो बोले जो पहली बार बोले हैं कि पेट्रोल और डीजल की जब हमारी सरकार यहां बनेगी तो हम उसको दिखवाएंगे कैसे कम हो सकता है। बाकी लाल डायरी, अरे लाल डायरी कोई चीज है तो आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, क्यों कैप्चर नहीं करते हो आप? वो इसलिए कैप्चर नहीं करते क्योंकि आप इशू बना के रखोगे इसको। आपके पास तो पूरा बेसिस है। एक वो इंडिपेंडेंट एमएलए ही तो है, उनसे जाके आप डायरी नहीं ले सकते क्या? ये कमाल की बात है। और आप आज भी आपने लाल डायरी की बात करी कि बेटे ने, मतलब वैभव गहलोत ने उस डायरी में लिखा है अपने बाप को कि अगला चुनाव अपन नहीं जीत सकते। क्या कोई बेटा बोलेगा कभी अपने पिताजी को? मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो लोगों में कैच नहीं करेंगे, आपको बताऊं, क्योंकि आप ये बात जो कर रहे हो इन बातों से क्या मतलब निकलेगा? आप एक तरह से लोगों को, कई बार ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल बोल के उनको बरगलाना चाहते हो एक पार्टी के अगेंस्ट। आप पॉजिटिव बात कीजिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। आया तो विकास की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। उनका जो आपने अगर संकल्प पत्र भी देखा हो का, उसमें भी आप पाएंगे जो उन्होंने गारंटीज, वो गारंटीज भी मोदी की गारंटी। पहला तो मेरे को इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन है, मोदी की गारंटी कैसे हो सकती है? अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मोदी जी को गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, सीएम नहीं है, तो उनको पूरे देश को देनी चाहिए कि मैं 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर दूंगा। तो दूसरे क्या पागल हैं? बेचारा जो हरियाणा है, जो हमारे से टच करता है, गुजरात है हमारे से टच करता है, या यूपी हमारे से टच करता है, वहां क्यों नहीं? ये क्वेश्चन उठेगा बुशरा जी। ये राजस्थान में क्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्यों? ये चीजें उठेंगी। और ये जो जितना भी अभी तक बीजेपी चल रही है वो एक नेगेटिव प्लैंक लेके चल रही है पूरा का पूरा अपने एड्रेस करने में। या आप डायरेक्टली अटैक कर लीजिए अशोक गहलोत को, या आप अटैक कर लीजिए और कांग्रेस के नेताओं को, जैसे आज उन्होंने शांति धारीवाल को अटैक करा। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या जनता समझती नहीं है, आप सोचते हैं? जिनको इन चीजों का फायदा मिल रहा है, मैं आज भी कहता हूं, पहले भी बोला था, अशोक गहलोत को 2 चीजों ने खास तौर से फायदा दिया। आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो आप पाएंगे
कि एक तो है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना 25 लाख का बीमा, और एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। दो चीजें ऐसी हैं जिसने अशोक गहलोत को मोमेंटम दिया है। अब ये मोमेंटम में वो जीत पाते नहीं पाते, ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। पर अशोक गहलोत के हाथ में ये दो चीजें अच्छे हथियार हैं, और मैं मानता हूं अशोक गहलोत इसको पुटअप भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बोलूंगा, मेरे को वसुंधरा जी कहीं भी रैलीज में मोदी जी के साथ नहीं दिखी है, अभी तक ज्यादातर में नहीं दिखी है। वो आपकी एक्स सीएम है, आप उनके काम की बात भी नहीं करते, आप उनका चेहरा भी नहीं दिखाते। आपने वीडियो दिखाया अभी शुरू में, मैं भी नहीं जानता वो वीडियो सच है या झूठ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उस वीडियो को देख के आप एक चीज देखिएगा, जब गजेंद्र जी ने उनसे पोस्टर लिया, उसके बाद वसुंधरा जी ने जो लुक दिया, वो आप देखिएगा कितने गुस्से का लुक है, मतलब उनको कितना तेज गुस्सा आया। अभी आप देखिएगा किस तरह वो देखेंगी, वो देखिए आप, ये दर्शाता है फिर वो मुड़ के कि मैं गुस्से में हूं। और इसीलिए उनको जब वापस दिया गया पोस्टर, तो उन्होंने उसे उठा के नहीं रखा, उसको उन्होंने नीचे रख दिया। तो आप एक अपने टॉलेस्ट लीडर के साथ अगर ये करोगे, तो क्या वो टॉलेस्ट लीडर आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा? और वसुंधरा जी का एब्सेंस, अगर वो कम एड्रेस करेंगे रैलीज, तो बीजेपी को बहुत अंतर पड़ेगा। बुशरा जी, ये भी एक बड़ी बात है, इसको लोगों को समझना पड़ेगा। जितने भी अपने यहाँ पे ओपिनियन पोल सर्वेस हुए हैं, उसमें अशोक गहलोत के बाद जो नंबर आता है पॉपुलरिटी में, वसुंधरा जी का है। तो लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये 3 दिसंबर बताएगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल, और 3 दिसंबर का इंतजार सबको है। और जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम राजस्थान का पेट्रोल डीजल देंगे, तो जिस तरह से अभी अनिल जी ने कहा कि बाकी जो तमाम राज्य हैं, क्या वो उनके दुश्मन हैं कि जहां जहां सिर्फ अभी इलेक्शन हो रहे हैं वहां वहां वादा कर रहे हैं और बाकी जगहों पर नहीं कर रहे हैं? उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या ये सेलेक्टिव होकर सिर्फ ये वादा करेंगे चुनाव जीतने के लिए? आपके लिए चुनाव से आगे और कुछ रह ही नहीं गया है, सिर्फ चुनाव ही आपके जहन में रहता है, इसके अलावा कोई बात आपके जहन में नहीं रहती है। क्या आपको लग रहा है बिलाल साहब कि पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट आपको नजर आ रहा है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि ये शिफ्ट क्यों है। हम ये देख रहे हैं कि एक वेलफेयर स्टेट का जो ख्वाब है, एक सपना है, वो लगातार कांग्रेस दिखा रही है। इसके अलावा हमने बिहार में भी ये देखा कि बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना के बाद उसके सर्वेस जो हैं वो सार्वजनिक किए गए, फिर आरक्षण की बात जो की गई, 75% बिल लाया गया, उसको पास करा लिया गया, और ये एक पूरा एक डायनेमिक शिफ्ट देखा जा रहा है। क्योंकि राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि चाहे ओपीएस की हम बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी चेहरा कांग्रेस का है ही वहां पर। तो आपको लग रहा है ये साफ तौर पर एक वेलफेयर स्टेट का जो ख्वाब है जो बार बार कांग्रेस दिखा रही है वो, और दूसरी तरफ जो एक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण की जो पूरी एक सियासत है, जहां आप एक पार्टी को ये कहें कि अगर आप उसको वोट देते हैं तो आप पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं, अगर आपने बीजेपी को नहीं जिताया और अगर आपने किसी और पार्टी को जिताया तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये तमाम बातें जो की जा रही हैं, ये आपको लग रहा है ये 2 लड़ाइयां लड़ रही हैं और ये तय करेंगे 5 राज्य के जो इलेक्शन के नतीजे हैं कि किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? देखिए बुशरा साहब, अगर आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए पहले आपको देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको समझने की जरूरत है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे और वो देश के जाने माने अर्थशास्त्री थे। और अगर उस समय के आप हायरार्की देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब भी खुद एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और मोंटेक सिंह आलूवालिया जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे, वो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से आया करते थे। तो ये वो हायरार्की थी जो देश की अर्थव्यवस्था को बखूबी समझती थी, और उसमें एक कोऑर्डिनेशन था, उसमें एक कोहेरेंस था, और उसमें एक समानता थी, और उसमें एक सिमिलैरिटी थी, जो जिसकी वजह से इन तीनों विशेषज्ञों ने देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को समझा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो इसलिए मकबूल हुआ पूरे विश्व में कि उनकी अर्थव्यवस्था में जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो काफी महत्वपूर्ण था। उनकी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद नहीं था, बल्कि
समाज के उत्थान के लिए जो नीतिगत फैसले लिए जाने थे वो उसकी महत्वपूर्ण बिंदु थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो उस समय बहुत मकबूल हुई, या गरीबों के लिए जो अन्य योजनाएं थी, यानी कि गेहूं से संबंधित योजनाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसको लागू कर रही है, ये ऐसी दो महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो आर्थिक मॉडल था वो विश्व में प्रख्यात हुआ। साथ ही साथ उनका जो दृष्टिकोण था वो ये चाहते थे कि मनरेगा के माध्यम से गरीबों के पैसे, जब जेब में पैसा जाएगा तो अर्थव्यवस्था का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक फंडामेंटल है वो उसके अंदर सुधार पैदा होगा। जैसे जैसे गरीब के जेब में पैसा जाता है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो चीजें खरीदना शुरू करता है, और जब चीजें खरीदी जाती हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट चीजों का प्रोडक्शन शुरू करता है। तो ये फंडामेंटल है जो डिमांड एंड सप्लाई का, उसकी जो बुनियादी उसका जो बुनियादी फंडामेंटल था कि गरीब को आप फैचअप कीजिए या गरीब को खाना पहुंचाइए, गरीब की जेब में पैसा पहुंचाइए, उस पर उन्होंने जोर दिया था, जिसकी वजह से भारत की जो आर्थिक नीति थी उसका एवरेज 7.5 से 8.5 तक ग्रोथ रेट स्ट्राइक हिट किया था। तो ये वो दृष्टिकोण था जो सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपनाया था। लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर न ही तो वो अर्थशास्त्री रहे और न ही वो अर्थव्यवस्था का मॉडल रहा। देश की अर्थव्यवस्था लॉ एक्सपर्ट्स को सौंप दी गई, देश की अर्थव्यवस्था कभी ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दी गई, देश की अर्थव्यवस्था कभी XYZ के हाथों में सौंप दी गई। यानी कि जो जिस विषय का एक्सपर्ट होता है, जब तक आप उसको उससे विषय से संबंधित पोर्टफोलियो नहीं देंगे, और ऊपर से प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व ने जो अर्थव्यवस्था को लेकर नीतिगत जो फैसले लिए, जिसमें खासतौर से नोटबंदी का फैसला था और उसके तुरंत बाद GST का फैसला था, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह से पंगु बना दिया। तो यहां से वो अंतर पैदा शुरू होने हुआ, जिसके वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश की अर्थव्यवस्था में, वो मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह कट गया और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह झकोले खाने लगी, जिसके खमियाजा ये हुआ कि देश के अंदर बेरोजगारी पैदा हो गई और देश के अंदर महंगाई पैदा हो गई, जिससे आज हम लोग जूझ रहे हैं। इन्हीं बैकग्राउंड के अंदर जो योजनाएं होती हैं, जिसकी बात आज 5 राज्यों की चुनाव में की जा रही है, चाहे वो पक्ष कर रहा है या वो विपक्ष कर रहा है, खास तौर से कांग्रेस ने इस एजेंडे को रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक फिक्शनल पॉलिटिक्स कर रही है और कांग्रेस की योजनाओं में, कांग्रेस की दृष्टिकोण में एक कंटेंट है, इसलिए वो सारी योजनाएं आज प्रासंगिक हो गई इस पृष्ठभूमि में। तो एक तो ये आपका एक सवाल का एड्रेस हो गया। दूसरा ये सवाल ये था आपका कि कहां तक ये जो जातीय जनगणना का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये कहां तक कामयाब होगा। पहले आपके माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में ओबीसी नेताओं को पैट्रोनाइज किया था और उनको चेहरा बनाकर उनकी जातियों उन जातियों को कम्युनलाइज करके वोट बैंक के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में संघ नीति निर्धारक पार्टी है, जिसका संचालन आरएसएस करता है, और आरएसएस के चेहरे भले ही पार्टी के अंदर ओबीसी हो, वहां नीति निर्धारक मनुवादिता है या ब्राह्मणवाद है वहां, तो वो किसी तरह भी ओबीसी फैक्टर को या अन्य जातियों को नीतिगत रूप से कोई स्पेस नहीं देना चाहते। यही वजह है कि ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, यही वजह है ये समाज के अंदर जो समानता का भाव है उसका विरोध करते हैं, यही वजह है ये समरसता का विरोध करते हैं, और यही वजह है जो महिला आरक्षण में जो ओबीसी को स्थान दिया जाना था उसको नीतिगत रूप से लागू नहीं किया। तो राहुल गांधी ने इस पहलू को पकड़ा और उन्होंने इसको ले उड़े और इसके नैरेटिव को सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी कि ओबीसी की जो जनसंख्या है उनका सोशो इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कैसे, उस दृष्टिकोण से जोड़ते हुए एक पॉलिटिकल नैरेटिव में बदल दिया, ना कि एक जातीय नैरेटिव में। क्योंकि ये लोग अभी तक कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति का जो दर्शन है वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर सामाजिक समानता है, सामाजिक समरसता है और आर्थिक सुधार मौजूद है।
तो उनका ये कहना है कि जब तक आप समाज के बड़े हिस्से को पैचअप नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, देश के अंदर विकास नहीं हो पाएगा, देश के अंदर समानता स्थापित नहीं हो गई। ये तो वो बड़े पहलू थे जिनका आपने सवाल किया था। तीसरा पहलू ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अगर हारती है, अगर, मैं आई एम नॉट श्योर हारती है नहीं हारती, क्योंकि ये सर्वे का पहलू है, हाइपोथेटिकल हो जाता है, अगर हारती है तो वो केंद्र की जो अप्रोच है, केंद्र का जो राज्य में हस्तक्षेप है, केंद्र का जो छत्रपों को बाईपास करने की नीति है, केंद्र में जो पूरी राजनीति का एकीकरण करना है, प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे पे लड़ना है और क्षेत्रीय छत्रपों को बाईपास करके सिर्फ अपने चेहरे पे चुनाव लड़ने की जो ब्लेंडर है, जो रणनीतिक चूक है, वो इसका नतीजा होगी। जी जी जी। तो वो इसका नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपरास होती हुई नजर आ रही है, जिसका इंडिकेटर सभी सर्वे के माध्यम से, सभी ओपिनियन सभी रिपोर्टिंग्स के माध्यम से, सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। कल को क्या होगा, क्या अंडर करंट है, गॉड नोज अबाउट दिस। तो जाहिर सी बात है बिलाल साहब, आपने जो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं और ये जो पूरा एक शिफ्ट है पॉलिटिक्स में, ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है और ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये 5 राज्यों तक सीमित न रखकर 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं अब इन 5 राज्यों के बाद, जिसके लिए पूरी राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो जाएंगी, वहां पर भी ये तमाम चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अनिल जी, मैं ये देख रही थी प्रियंका गांधी की तस्वीर के वो एक मंदिर में है, वहां पर यज्ञ कर रही हैं और उन्होंने वो तस्वीर जो है कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट भी हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जा रहा है और ये जो तस्वीरें प्रियंका गांधी की हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सताने वाली है, क्योंकि वो तो कांग्रेस को ये प्रचार उसका ये करते हैं कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, वो तो मुसलमान परस्त पार्टी है, उसको वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट जाएगा और ये सिर्फ जो है विदेश के चश्मे से हिंदुस्तान को देखते हैं, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें आए, उससे पहले जब केदारनाथ राहुल गांधी गए थे और अब यहाँ पर प्रियंका गांधी की तस्वीरें, क्या आपको लगता है इसका असर लोकल पॉलिटिक्स पर पड़ता है, लोग इसको देखते हैं? मेरे को लोकल पॉलिटिक्स से पता नहीं बुशा जी, मैं इतना जानता हूं कि नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अंतर पड़ रहा है। तो बीजेपी बड़ी परेशान हो गई थी जब राहुल गांधी केदारनाथ गए थे, या प्रियंका जी ने यहाँ जो राजस्थान में पूजा करी थी, हवन करा था बेसिकली, उसको देख के भी बेचैनी पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टीज के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा होती है और उनके पास में, मैं इसीलिए बार बार एक चीज बोलता हूं, क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा है राजस्थान में? अब 2 जगह तो देखिए पोलिंग हो चुकी, 3 जगह हो चुकी, शायद मिजोरम भी हो गया और छत्तीसगढ़ भी हो गया और मध्य प्रदेश भी हो गया, अब राजस्थान और तेलंगाना बचे हैं। ये यहां पे आपको बताता हूं इसका अंतर पड़ता है और जहां हिट करना चाहिए वहां हिट करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी को बौखलाहट होती है, झुंझलाहट होती है ऐसी चीजें देख के। तो अभी तक वो मानते थे ये तो हमारा ग्राउंड है, अब उनके ग्राउंड पे आके कोई बैटिंग करने लग जाएगा तो उनको परेशानी होगी, ये बात मान के चलिए, क्योंकि उन्होंने तो ये मान रखा था कि हमारा पूरा का पूरा हमारा ग्राउंड है, इस पे कोई आ ही नहीं सकता। कांग्रेस ने क्या करा, इसके साथ मिक्स करा आपकी वेलफेयर स्कीम्स को। राजस्थान पहला स्टेट था पूरे इंडिया में जिसने सबसे पहले वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करी थी और आप उसका मजा देखिए, कर्नाटका में कॉपी हुआ काफी कुछ, राजस्थान में जो स्कीम्स थी वहां कांग्रेस जीती। हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा था ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि वहां करीब 84% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो उनके लिए एक ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा था, वही राजस्थान में है। 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक तो ओपीएस की बात करी और ओपीएस में इन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं, आप जानते हैं वो सामने आके बोल नहीं सकते हैं, कैमरे पे बोल नहीं सकते, पर हम जब मिलते हैं उनसे ग्राउंड पे वो बोलते हैं कि हमें बीजेपी तो ओपीएस देगी नहीं, और ये गलती बीजेपी ने करी है। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी ओपीएस का नाम नहीं था और राजस्थान के संकल्प पत्र में भी ओपीएस का नाम नहीं है। तो मतलब यह है कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो शायद ओपीएस नहीं मिलेगा। और आप इसका एक बेसिस बना लीजिए, करीब 7.5 से 8 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं राजस्थान में, 3 आदमी मैं मानता हूं तो 24 लाख आदमी हो गए जो वोटर्स हैं। अगर ये पूरे के पूरे 24 लाख चले गए तो आप, ये फिगर बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूं। वैसे राजस्थान में शायद 5 पॉइंट कुछ करोड़ टोटल वोटर्स हैं
और वोटिंग करीब आप मानिए एवरेज वोटिंग होती है 60-70%, उसमें ये 24 लाख बहुत बड़ा फिगर है। और ये लोग दूसरों को भी स्वे करते हैं, क्योंकि ये लोग 4 आदमी को और बोलते हैं साहब कांग्रेस को देना, हमारी आगे की जिंदगी होगी। तो मेरा मानना यह है कि जो मुद्दा विहीन पार्टी है वो आज की तारीख में बीजेपी है। कांग्रेस ने नैरेटिव करा, बीजेपी को उसका काट नहीं मिला, खासतौर से राजस्थान में, क्योंकि यहां वो मानते थे ये पेंडुलम स्टेट है, हम एक बार वो जीत रहे हम जीत जाएंगे, घर पे बैठे हुए थे आराम से, ऐसा लगता है। और फिर दूसरी बड़ी बात, आपके शो में मैंने बोला था शायद 9 आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, वसुंधरा जी को अलग करिए 8 बचे, 8 में से कितने कैंडिडेट्स हैं जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आज तक कोई कैंपेन कर पाए? वो अपनी पास की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या पाए? इसका मतलब आपकी सीट फंसी हुई है। अगर आपकी सीट फंसी हुई है तो क्या बीजेपी की पूरी गाड़ी फंसी हुई नहीं है? अभी 8 टॉप लीडर्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पा रहे हैं आज कैनवेसिंग, तो मतलब यह है कि आप फंसे हुए हो। आपको डर है अगर मैं गया तो मैं कहीं खुद चुनाव नहीं हार जाऊं। जब आपको ये डर है तो इसका मतलब है कि आपको पूरी बीजेपी को एक डर है, और वो पूरा का पूरा मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ देख रहे हैं, ये लोग हमारी शायद नैया पार करा दें। कुछ तड़का लगाने के लिए आपको पता है स्मृति ईरानी भी आ जाती हैं कभी कभी बीच में, तो ऐसे लोग भी हैं जो तड़का लगाते हैं दाल के अंदर, ऐसे लोग भी हैं। पर मेरा मानना है आज की तारीख में मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी ने कमाल संभाल रखी है। और सबसे बड़ी बात यह, आपने अपने टॉलेस्ट लीडर को आप नाराज करते जा रहे हैं, उसका अंतर शर्तिया पड़े। और आपके पास, आपने जो क्वेश्चन पूछा, एक लाइन में जवाब, आप मुद्दा विहीन हो, आप अभी नहीं हो, आप पिछले 5 साल में मुझे कोई ये बता दे कि कोई बड़ा एजिटेशन बीजेपी ने करा क्या कांग्रेस के अगेंस्ट? एक भी राजस्थान में मुझे बता दे नेता खड़ा हो गया बीजेपी का, हमने ये करा। पेपर लीक के ऊपर तो पेपर होता है, प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। पर आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, एक आदमी बेचारा बीजेपी से निकल के आगे आया था, वो था किरोड़ी लाल मीणा। उसको भी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट नहीं करा था, और अल्टीमेटली उनको खत्म करना पड़ा। और बाद में मुद्दा बड़े लार्ज स्केल पे उठाया गया था सचिन पायलट के द्वारा। और आज क्या है, आज देखिए आप, आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ दिखते हैं, एयरपोर्ट पे साथ दिखते हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। वो एक सिग्नल दे रहे हैं सबको, हमारी पार्टी यूनाइटेड है। और आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? वो पोस्टर जो आपने दिखाया, सही है गलत है वो तो बाद में पता लगेगा, पर वो पोस्टर आपने दिखाया, क्या लग रहा है? आपस में इतनी कटुता है बीजेपी के अंदर। तो आप दोनों पार्टियों का अंतर देखिए, एक अपने आप को यूनाइटेड दिखा रहा है, एक अपने आप को बिखरा बिखरा दिखा रहा है। ये बिखराव है जो प्रियंका बोली, अपने आप ने सुनाया था भाषण। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, बीजेपी राजस्थान बिखरी हुई और अनिल जी इसी के जी बिल्कुल। और अनिल जी, एक और मेरी बात, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं देख रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, वो जाते हैं इलेक्शन से पहले टिकट के लालच में नहीं। मैंने पहले भी उनका जिक्र किया था, अमीन साहब जो है वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को। इसके अलावा मैं देख रही थी आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, पप्पू उनका नाम है शायद, उन्होंने ज्वाइन की है कांग्रेस। और बीएसपी के एक लीडर हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस को दे दिया है। और लगातार आम आदमी पार्टी या बीएसपी का जो ये समर्थन है और जो बीजेपी के लीडर हैं उनका कांग्रेस में जाना, क्या ये बताता है ये नेता भी तो ग्राउंड पर इनको रिपोर्ट सब कुछ मिल रही होती हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से सबसे बात कर रहे होते हैं। तो इससे भी साफ पता चलता है कि जादूगर का जो जादू है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में चल रहा है सर चढ़ के। बिल्कुल चल रहा है, और आपने बिल्कुल सही शब्द यूज करा, जादूगर। वो पॉलिटिक्स के जादूगर हैं। वो मैं मानता हूं वैसे वाले मैजिशियन नहीं है कि किसी लड़की को गायब कर दिया, किसी की घड़ी पीछे कर दी। ये पॉलिटिक्स के जादूगर हैं। कई लोग, मैं जोधपुर में एक आदमी को सुन रहा था, अभी उनका ट्विटर पे डाला है उन्होंने, वो बोल रहे थे कि देखिए हम वोट देंगे लोकसभा में तो मोदी जी को, पर विधानसभा में हम अशोक गहलोत को देंगे। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो बोले नहीं, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के बोलूंगा कि मोदी जी को पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए तो अशोक गहलोत से सीखनी चाहिए। तो आप बताइए, लोगों के दिमाग में सारे, आप कोई भी आंकड़ा उठा लें ओपिनियन पोल का, उसके अंदर अशोक गहलोत सबको बीट करके बहुत ऊपर पॉपुलरिटी में निकल के आते हैं।
और यही चीज मुझे बड़ा ट्रबल करती है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे भूपेश बघेल हैं, उनको 36% लोग कहते हैं बहुत अच्छे सीएम है, और राजस्थान के सीएम को 43% लोग बहुत अच्छे सीएम है, पर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीत रही है और राजस्थान में कांग्रेस हार रही है ओपिनियन पोल्स में। ये एनोमली कैसी, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, ये कहां से फिगर निकाला इन लोगों ने, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कई बार मेरा पूछने का मन भी करता है कैसे निकाला। अगर अशोक गहलोत इतने पॉपुलर हैं और लोग कह रहे हैं हम अशोक गहलोत को वोट देंगे, तो फिर कांग्रेस कैसे हार रही है? ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। हार या जीत ये तो देखिए भूषा जी पता लगेगा 3 तारीख को सॉरी, उस दिन खुलेगी मतपेटी तो पता लगेगा। पर ये एनोमली मेरे समझ में नहीं आई, और मैं चाहता हूं कि कोई क्लियर करे। किसी ने क्लियर करने की कोशिश भी करी थी, उसने कहा कि अशोक गहलोत के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर उनके नेताओं के अगेंस्ट है। चलिए ये मैंने बात मान ली, पर आप उस टाइम नेता देख के नहीं दे रहे हो वोट, आप सीएम फेस को देख के वोट दे रहे हो। सीएम कौन बनेगा? 43% के साथ है, वो अशोक गहलोत के साथ है। प्रधानमंत्री तो आज सीएम बनने आएंगे ही नहीं। तो ये एनोमली मेरे को आज तक जी समझ में नहीं आई, और मेरा मानना है कि मैं हर समय चीज बोलता हूं, रिपीटेड हो जाऊंगा कई बार, एक अकेला कंधे पे कांग्रेस का बोझ उठा के हर जगह घूम रहा है कि कांग्रेस जीत जाए। सबसे ज्यादा रैलीज एक आदमी कर रहा है, उसका नाम है अशोक गहलोत। जगह जगह घूम रहा है, जगह जगह जूझ रहा है। मैं तो बोलूंगा कि किस तरह से कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी तो मैं भी नहीं जानता, और शायद गहलोत साहब भी नहीं जानते होंगे, हम दोनों नहीं जानते। पर मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का आना इसलिए जरूरी था क्योंकि पार्टी के पास मुद्दा नहीं था, क्या उठाते। कम से कम प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट मिलना तो पक्का है, एक सेट परसेंटेज। तो बुशरा जी जी बिल्कुल, जो एक तरह का जो एक उनका सेट वोट बैंक है, वो शायद उनके पास जाता ही जाता है, चाहे वो आए या ना आए, वो इस तरह की बातें करें ना करें, वादे करें ना करें, वो एक वोट बैंक है, शायद उनको लगता है वो उनकी तरफ है। लेकिन जो एक न्यूट्रल जो वोट बैंक है, जो मुद्दों को देखकर अपनी राजनीति को तय करता है कि उसे कहाँ वोट देना है, वो ही डिसाइसिव वोट होता है। बिलाल साहब, मेरा आपसे सवाल की जो तस्वीरें हमने देखा रैली से भी, राहुल गांधी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ पूरा हाथ ऐसे ऊपर करके एकता उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा दिख नहीं रही है बल्कि हम एक थे एक रहेंगे। और उससे पहले ही खबरें प्लान की गई कि शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है राजस्थान की कांग्रेस में, इसलिए राहुल गांधी वहां पर नहीं जा रहे हैं। ये जो पोजिशनिंग है, ये जो एक परसेप्शन जो एक क्रिएट किया जा रहा है, एक बताने की जो कोशिश की जा रही है, क्या कार्यकर्ता के साथ साथ जनता के लिए भी ये मैसेजिंग जरूरी है? देखिए बुशरा साहिबा, चुनाव सारा परसेप्शन पे ही लड़ा जाता है कि आप किस तरह से जनता को अपनी पार्टी की नीतियों से, अपनी पार्टी के दर्शन से, अपनी पार्टी की एकता से, अपनी पार्टी की गारंटियों से कितना इजी फील कराते हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी आज कांग्रेस के खेमे में नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नाव भंवर में फंसती हुई नजर आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जूझती हुई नजर आ रही है। और मैं यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया की जो एक बॉडी लैंग्वेज से जो सॉफ्ट डैमेज करने की जो कला है, उसको मैं आज मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने बिना बोले अपने मकसद जो चाहती थी उसे पूरा कर दिया है। अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से जो सॉफ्ट डैमेज कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर मौजूद होकर उन्होंने वो खेल खेल दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो इस नुकसान से किस तरह से उभर पाती है। कुल मिलाकर परिस्थितियां ये कह सकते हैं कि विपक्ष के पक्ष में है, खासतौर से कांग्रेस के पक्ष में है। लाडली बहना योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 5 या 10 हजार रुपए डाल के जो 5 साल पूरे खरीदने की एक रणनीति अपनाई थी, तो मेरे को नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता उसको स्वीकार करेगी। वहीं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदरूनी झगड़े और कांग्रेस की एक सकारात्मक दृष्टिकोण, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी परास्त होती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर
मुख्यमंत्री की या कांग्रेस सरकार की प्रो इनकम्पेंसी है, उससे भारतीय जनता पार्टी नहीं उभर पा रही है, या रमन सिंह उसका एक विकल्प नहीं बन पा रहे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हैं और रिजल्ट भी उसके अनुरूप ही होने चाहिए। जी बिल्कुल। और ये तमाम जो सर्वेज हैं वो दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल्स भी आएंगे, वो भी देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, लगभग 75% से भी पार वो हो गई है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत जबरदस्त जो है वो वोटिंग परसेंटेज वहां पर भी देखने के लिए मिला है। तो कहीं प्रो इनकम्बेंसी है तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। दोनों तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इसको देखते हैं और समझते हैं, जिस तरह से अभी बिलाल साहब भी कह रहे थे। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। पूरा बिखराव उसमें देखने के लिए मिल रहा है और मुद्दों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि वो उनको एक तरह से गुलाम बना रहे हैं। पहले वो देशवासी बोलते थे, फिर परिवार वाले बोलने लगे और अब कहने लगे आपका भाई आपको राशन दे रहा है 5 साल के लिए। और आप ये देखें कि कैसे जो आचार संहिता है उसका पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगातार जिस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं। और भाई अपने जो भाई हैं या बहनें हैं उनको ये नहीं बता रहे हैं कि हम आपका सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करेंगे 5 साल में और आपको इस गरीबी से बाहर निकालेंगे, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि हम आपको इसी में ही धकेलते रहेंगे। अब ये जनता को तय करना है कि उनको ऐसा भाई चाहिए या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हम तक कीमती वक्त देने के लिए। 25 तारीख को वोटिंग होनी है राजस्थान में और तभी ये बहुत सारी चीजें वोटिंग के दिन भी क्लियर होती हैं कि किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। हालांकि पूरी तस्वीर जो क्लियर होगी वो 3 दिसंबर को ही होगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि राजस्थान में पूरी तरीके से बिखरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसके पास हिंदू मुसलमान के अलावा, सांप्रदायिकरण के अलावा, बांटने के अलावा, कांग्रेस को कोसने के अलावा, राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के अलावा, इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। तमाम नेता उनके यही करते हुए नजर आ रहे हैं टॉप टू बॉटम। अब ये जनता को तय करना है कि उनको किसको वोट करना है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप हमारी तमाम वीडियोस को सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, मेरे कार्यक्रम को भी शेयर करिए ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। नमस्कार।